शी इज टेलिंग यू कि डॉक्टर साहब मेरी फैमिली फोर्स करती है कि नहीं बेटा ही होना चाहिए। प्री डिलीवरी काउंसलिंग फॉर द पेशेंट एंड द फैमिली इज इम्पोर्टेंट। Nobody should be having an accidental pregnancy because that is not just important for you, that is also important for your child. Be your advice to the couple how they should plan their baby. Are you medically fit? Are you mentally ready? Do you have the logistics? The lady has to leave the job, man does not have enough salary. वो problems आएंगी। पहले तो पीछे पड़ जाते हैं लोग, शादी कर लो शादी कर लो। आफ्टर मैरिज फिर पूछते हैं लोग बेबी के बारे में। पहली बात तो फैमिली फोर्स नहीं करनी चाहिए। इनकी जो फैमिली है जब उनको ये पता चला कि बच्चे में कुछ स्पेशली एबल्ड प्रॉब्लम्स है, बच्चे और माँ को घर से ही निकाला। ऐसे जो स्पेशली एबल्ड बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है। She was so desperate, she did not want to have another child. C-sections are increasing day by day. जब हमारी मदर्स की शादियाँ होती थी वो 18-20 साल की होती थी तो तब नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज्यादा होते थे। आज जब आपकी शादी ही 30-32 पे हो रही है। इनफर्टिलिटी इश्यूज जो है देयर आर अदर रीजंस अपार्ट फ्रॉम लेट मैरिजेस। डाइट में भी, हवा में भी आलूगी ऐसी है कि हार्मोन डिस्ट्रप्टर्स बहुत सारे हैं, एक्टिविटी लेवल्स काफी कम हो गई है। द पास्ट 10 years आई हैव सीन कि हमारी पॉपुलेशन अनहेल्दी होती जा रही है। वी आर नॉट गेटिंग हेल्दियर। Today we open this conversation with a gynecologist who has dedicated her life caring for women at every stage, those struggles, strength and miracles. This is not just about medicine. It's about dignity, choice and right to be heard. Women's health is not just a medical subject. It's the story of courage and life itself. What is hidden? What is misunderstood in our society? Let's find out with Dr. Amreen Qureshi, a talented gynecologist and unit head at LD Hospital. तो डॉक्टर अमरीन मुझे बताइए ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए जिससे कि कल को कोई बड़ी डिजीज हो सकती है एक वुमन में। सबसे इम्पोर्टेंट है वेट गेन, स्पेशली इन प्रेगनेंसी। हम लोग का कैसा रहता है दैट वुमेन prior to pregnancy they have a normal weight, they gain around 15 to 20 kgs of weight in their pregnancy. फिर उसके बाद when they are with their child and other responsibilities increase, then they're not able to actually give time to themselves so that वो अपना वो weight वापस to normal ला सकते। तो उस वजह से उनका जो जिसको हम बोलते हैं gestational weight gain, जो प्रेगनेंसी में वेट गेन हुआ है वो जब वापस नहीं आता तो उनका हार्ट डिजीज का रिस्क, हाइपरटेंशन का रिस्क, डायबिटीज का रिस्क ओवर द इयर्स उनके लिए इंक्रीज हो जाता है। इट इज गोइंग टू स्टे विद देम एंड इट इज गोइंग टू गिव देम एन अनकंफर्टेबल टाइम। जब वही बच्चा जो है थोड़ा बड़ा है, उसको आपकी जरूरत है, तब आप बीमार होंगे। So I think weight is very very important. Dr. Amreen, do you talk to the patients before pregnancy and after pregnancy also कि after care management कैसे करना? Yes, I try to do so. मतलब first of all, I try to tell them that हमारी जो कश्मीरी diet है, that is not really very ideal diet. It was meant for a time when women and men both were working very hard in the fields or other places, but that lifestyle has changed and हम लोग more towards a sedentary lifestyle चले गए, whether it is women at home or it is men working in office. So overall हमारा जो diet pattern है वो सही नहीं है and that leads to us retaining weight. तो उससे हम लोगों का हर तरह से बाकी आगे चल के आपका वो जो नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज है वो हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा, बाकी जितने भी बाकी फिर वो जो ना मिडिल एज वाले प्रॉब्लम्स हैं वो है जिससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट हो जाती है और यू नॉट एबल टू लीड अ वेरी एक्टिव कंफर्टेबल लाइफ। ऐसा कौन सा डाइट अच्छा है जो हमारे घर में ही अवेलेबल है एंड वी कैन टेक दैट डाइट एज अ मेडिसिन? मतलब दिस विल साउंड लाइक अ क्लीशे बट जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स खाते थे वो ही डाइट, मतलब जैसे बोलते हैं जो हमें लोकली प्रोड्यूस्ड एंड फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स, दैट इज द बेस्ट डाइट फॉर अस। हाँ, बट हमारे डाइट में जो था कंपोनेंट ऑफ राइस थोड़ा आई सपोज ज्यादा होता था, which now given कि हम लोग उतना काम नहीं कर रहे हैं, oil and rice that should be reduced a little. So instead of oil and rice, we can replace it with some healthy diets. We should replace it with more of salads, with maybe more of soups, Fruits, dry fruits. dry fruits.
जो हम लोगों की 2 चाय पीने की आदत है, 2 या 3 चाय पीने की आदत है, वो भी बिल्कुल गलत है। हम हर चाय के साथ कुछ ना कुछ कार्बोहाइड्रेट तो खाते ही हैं। ये सुबह नून चाय है तो उसके साथ रोटी खा ली है ना, फिर उसके बाद 11 बजे लिप्टन चाय उसके साथ ब्रेकफास्ट है। फिर दिन में आप ऑफिस में हैं तो आप एक और चाय ले ही लेते हैं, फिर शाम की चाय है, तो 2 चाय जो है ना वो कंट्रीब्यूट कर जाती है काफी सारा टू आवर टोटल इनटेक। वुड इट बी बेटर अगर हम चाय को रिप्लेस करें किसी और चीज के साथ? हम कहवा, ड्राई फ्रूट्स, योगर्ट क्यों नहीं ले सकते, फ्रूट्स क्यों नहीं ले सकते? कहवा इन द सेंस आई वुड नॉट इवन से कि ग्रीन टी, बिकॉज सब लोग, मैं खुद ग्रीन टी नहीं पी पाती हूँ, इट्स नॉट सूटेबल टू डजंट सूट एवरीबॉडी ना, बट जो हमारा अपना कहवा है अगर हम उसमें शुगर कम कर दें, वी कैन टेक इट आई थिंक, एंड दैट विल सेटिस्फाई अस ऑल्सो। वो जो थोड़ा सा वो क्रेविंग होती है कि कुछ पी लो, कुछ हॉट लिक्विड चला जाए, वो भी मिल जाएगा। और फिर अपना ट्रेडिशनल लुक भी उसका। मुझे बताइए, व्हेन अ प्रेग्नेंट वुमन रिपोर्ट्स टू यू, इफ इन केस अपार्ट फ्रॉम प्रेगनेंसी शी इज हैविंग सम कोमॉर्बिडिटी, अगर उसको कोई साइकेट्रिक इलनेस है ऑलरेडी, तो वो आपके साथ डिस्कस करती है केस को, या फिर उसको साइमल्टेनियसली साइकेट्रिस्ट का भी ट्रीटमेंट साथ में करना चाहिए? उस केसेस में आपका क्या रोल रहेगा? एक्सीलेंट क्वेश्चन, बिकॉज हमारी लेडीज में डिप्रेशन, एंजाइटी, ये वाली प्रॉब्लम्स है ज़्यादा। Whenever such a patient comes, I always advise her कि I can always treat her for her gynecological या obstetric part, but उनका जो psychiatric treatment है वो continue रहना चाहिए with the person he has been treating her, but she should inform that person that now I am pregnant, so that अगर उसको कोई डोज मॉडिफिकेशन करनी है उन डॉक्टर साहब ने, या उनको कोई दवाई बदलनी है, तो he gets enough time to मतलब change medicine, because sometimes ladies can be on medicines which can be not good for the baby. तो maybe वो ये जितना जल्दी पेशेंट एक्सेप्ट करे और जितना जल्दी अपने साइकेट्रिस्ट को जाके बताए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, डू आई नीड टू चेंज। इन फैक्ट आई वुड सजेस्ट कि इफ अ पेशेंट इज प्लानिंग प्रेगनेंसी, then probably she should go to her psychiatrist prior, okay, and say I'm planning a pregnancy, do I need to change any medication? तो डॉक्टर साहब, जैसे कोई पेशेंट आपके पास आता है प्रेगनेंसी के लिए या किसी और चीज़ के लिए, एंड ड्यूरिंग योर ट्रीटमेंट आपको लगता है कि देयर इज समथिंग अंडरलाइंग, क्या आप खुद उस चीज़ को ट्रीट करते हैं और उस टाइम यू मेक रेफरल्स? व्हाट डू यू डू? सबसे पहले तो काउंसलिंग, बिकॉज जिस लेडी ने अभी तक अपना ट्रीटमेंट ही नहीं कराया है, फॉर हर टू एक्सेप्ट कि मुझे शायद डिप्रेशन की या एंजाइटी की एक मतलब इट्स अ मेडिकल कंडीशन जी, इसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो वो उसको पहले एक्सेप्ट कराना है। सो एट टाइम्स जैसे मैं आउटराइट आप मेरे पास आए और मैं आपको बोल दूँ शी डिप्रेशन, तो दैट्स मिसनेशन, और वो नहीं चलेगा, है ना। तो उस पेशेंट को थोड़ा काउंसलिंग, थोड़ा समझा के पहले समझना पड़ता है, उनके साथ थोड़ा टाइम देना पड़ता है। फिर आपको समझ में आता है कि इसके स्ट्रेसेस क्या हैं, किस वजह से इसको मतलब जो भी इसके अटैक्स हैं वो किस वजह से ट्रिगर हो रहे हैं, एंड देन आई विल ऑलवेज रेफर द पेशेंट। आई विल नॉट ट्राई टू मतलब हाँ, काउंसलिंग पार्ट तक मैं खुद कर सकती, बट एज फार एज मेडिकेशन इज कंसर्न, देयर आई नीड टू रेफर हर टू अ स्पेशलिस्ट। जैसे मैं अपने पेशेंट्स जो मुझे बोलेंगे भी कि मैम आप दवाई लिख दो, मैं उनको बोलती हूँ कि जहाँ पे एक कारपेंटर काम कर सकता है वहाँ पे एक दिसिल नहीं लगेगा। वैसे ही दिस इज नॉट माई स्पेशलिटी, I feel that you need their help. You go and see. If they feel that you are their patient, they will treat you. I will not try to treat such a complex, because mental health जो issues होते हैं, these are very complex issues. I will not try to treat them on my own, because the expert will be able to guide her properly and treat her properly. आपने कभी ऐसा केस देखा है जो आपके पास कोई लेडी आई हो एंड शी इज टेलिंग यू कि डॉक्टर साहब मेरी फैमिली या हस्बैंड के साइड से जो फैमिली है वो उनको फोर्स करती है कि नहीं बेटा ही होना चाहिए? थैंकफुली हमारी सोसाइटी में वो बहुत कम है, बट प्रेशर होता है, जबकि ये इट्स नॉट इन हर ओन हैंड्स एंड इट्स नॉट इवन पॉसिबल, ये अल्लाह ताला के ही हाथ में है। तो ऐसे केसेस में आप यूजुअली क्या करते हैं? तो उन केसेस में जहाँ मुझे लगता है कि हाँ लेडी बहुत एंग्शियस है कि बेबी का जेंडर क्या होगा, तो उसमें मैं हमेशा उनको ना सॉर्ट ऑफ अपना एग्जाम्पल भी देती हूँ कि मैं भी अपने माँ बाप की बेटी हूँ, इट डज नॉट मैटर आजकल के ज़माने में, एंड इफ़ यू आर एबल टू टेक केयर ऑफ योर किड्स, और अगर वो बेटी आपकी हेल्दी है, दैट इज़ मच बेटर देन अ बेबी बॉय हु इज़ नॉट
ना हेल्दी। तो मतलब एक तो हेल्थ के रिगार्डिंग मैं उनको काउंसिल करने की कोशिश करती हूँ, एंड अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से मैं काउंसिल करती हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, आप अपनी बेटी को अपॉर्चुनिटीज़ देंगे वही जो आप अपने बेटे को देते, तो शायद शी विल एक्सेल बेटर। एब्सोल्युटली। डॉक्टर साहब, डू यू थिंक कि प्री डिलीवरी काउंसलिंग एंड पोस्ट डिलीवरी काउंसलिंग फॉर द पेशेंट एंड द फैमिली इज इम्पोर्टेंट? वो तो दिस इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट थिंग्स दैट आई कीप हार्पिंग अपॉन in today's days and day and age. Nobody should be having an accidental pregnancy. You should be planning a pregnancy. Pre-pregnancy, आपने pre-conception जो है, you should be trying to see कि आपके high risk factors क्या हैं, because हमारा सबसे बड़ा high risk factor जो है कश्मीर में is high age of marriage. तो उस वजह से जो है already जो हमारे ladies हैं वो already एक high risk group में आ जाती हैं। फिर उसके बाद अगर उनको ऑलरेडी डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है या थायराइड प्रॉब्लम्स हैं या बाकी चीज़ें हैं, तो उनकी प्रेगनेंसीज उससे होंगी कॉम्प्लिकेट। सो इफ दे नो इट एंड इफ दे ट्रीट इट पहले और गेट इट इनटू कंट्रोल, फिर उससे हम वी आर एबल टू रिलेटिवली से दैट दे हैव अ सेफ प्रेगनेंसी। तो उसलिए प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पोस्ट प्रेगनेंसी देन अगेन, हाँ, बिकॉज पोस्ट प्रेगनेंसी द लेडी बिकम्स वेरी बिजी। ठीक है, कुछ टाइम के लिए वो अपने मायके जाएगी, उसके मायके वाले हेल्प करेंगे, बट अदर रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द चाइल्ड इज ऑन हर। तो उसमें ये है कि उसको ये एक को सेंस देना कि नहीं, तुमने अपने लिए भी टाइम निकालना है, बिकॉज दैट इज नॉट जस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर चाइल्ड। तो बिकॉज इफ यू फॉल इल देन देयर इज नोबडी टू लुक आफ्टर द चाइल्ड। So that is very, very important, and I think that is something that I try to do. You are day in and day out seeing the patients. तो जिनकी recent marriages हुई 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, तो आपको क्या लगता है, what would be your advice to the couple, how they should plan their babies? First of all, medically देखना है. Are you medically fit? Are you mentally ready to have the responsibility of raising a child? Because it's a big responsibility. Yes, it is. Do you have the logistics in place? Supposing आप ड्यूटी जा रहे हैं, who is going to take care of your baby? What kind of a job are you in? Will you get that maternity leave or that kind of a leave in which you will be able to take care of the baby when the baby is totally dependent on? And all these things are in place. And especially if you're medically fit then and you want to have I can't force somebody to have a baby. But the point is, if you want to start a family, considering that you are above 30, then you should try and start it. ऐसा है ना कि हमारे कश्मीरी कल्चर में भी, अगर आपने भी देखा होगा, देयर इज ऑलवेज अ सेइंग कि पहले तो पीछे पड़ जाते हैं लोग, शादी कर लो, शादी कर लो। उसके बाद आफ्टर मैरिज फिर पूछते हैं लोग बेबी के बारे में। देन वंस यू आर हैविंग वन बेबी, उसके बाद लोग पीछे पड़ जाते हैं, व्हाट हैव यू प्लान्ड फॉर द सेकंड बेबी? तो डू यू थिंक कि पीपल शुड प्लान according to them whether they are ready for the second baby or first baby, because it's a big responsibility for them? Exactly, वही मैंने कहा, it is not just कि आपकी फैमिली आपको, एक पहली बात तो फैमिली फोर्स नहीं करनी चाहिए, because it's a couple's decision. Definitely. वो दोनों ने डिसाइड करना है कि वो रख भी पाएंगे, मतलब अभी है वो पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। आजकल मोस्टली वर्किंग कपल्स हैं दोनों, तो उनके पास कैसे लॉजिस्टिक्स होंगे, वो किस तरह से बेबी का टेक केयर करेंगे, वो उनने सोचना है ना पहले। वो फिर करके और फिर उसके बाद में सडनली बेचारे फिर द लेडी हैज टू लीव द जॉब, लेडी लीव्स द जॉब, मैन डज नॉट हैव इनफ सैलरी, फिर वो प्रॉब्लम्स आएंगी। जब वो प्रॉब्लम्स आएंगी तो फिर उसके बाद में फिर वो तनाव शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली। अगर हम मोटा मोटा देखेंगे तो मोस्टली दे हैव टू बी फिजिकली, फाइनेंशियली एंड मेंटली फिट फर्स्ट टू हैव अ बेबी, कि कल को हम घर से निकलते हैं, हु इज टेकिंग केयर ऑफ द बेबी, और फिर क्लोथिंग, बाकी स्कूलिंग बाद में, सो एवरीथिंग दे हैव टू प्लान फॉर दिस। दे शुड प्लान इट, अदरवाइज बट सब लोग नहीं कर पाते हैं। तो डॉक्टर साहब, रिसेंटली ना मैं एक ऑटिज्म के स्कूल गया था, तो वहाँ पे मैंने देखा किसी बच्चे के बारे में, मैंने उनको पूछा कि मुझे इसकी थोड़ी सी आप केस हिस्ट्री बताइए, इसकी स्टोरी बोलिए। तो दे टोल्ड मी कि इनकी जो फैमिली है, जब उनको ये पता चला कि इस
बच्चे में कुछ स्पेशली एबल्ड प्रॉब्लम्स है या देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इन हिम, तो उसको ना फैमिली ने डिसोन किया है, बच्चे और माँ को घर से ही निकाला. डू यू सी दोज केसेस ऑफनली? इज इट हैपनिंग इन आवर सोसाइटी? नो, आई डोंट नो ऑफ दीज केसेस. ऐसा नहीं है कि माँ बच्चे को डिसोन किया. इनफैक्ट नाउ फॉर द पास्ट 1 year आई एम डीलिंग विद मेनी लेडीज हु हैव चिल्ड्रन विद जेनेटिक डिसऑर्डर्स. पहले डिसओन तो नहीं करते हैं, हाँ, लेकिन मुझे पता है कि हमारे यहाँ पे बच्चों के लिए ऐसे जो स्पेशली एबल्ड बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बहुत अच्छे स्कूल्स नहीं है, तो पेरेंट्स भी आर एट अ लॉस कि हम इसको अगर मतलब जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी तो कहाँ करवाएं, स्पीच थेरेपी तो कहाँ करवाएं. तो ये सब चीज़ों के लिए मतलब आई थिंक वो हमको एज अ सोसाइटी डेवलप करना चाहिए सो दैट ये बच्चे क्या होता है ये घरों में बंद हो जाते हैं, जैसे या तो घरों में बंद हो गए या फिर जैसे आप कह रहे हैं किसी स्पेशल होम में बंद हो जाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए बिकॉज स्पेशली एबल्ड और नॉट विद देयर चिल्ड्रन, वी शुड ट्राई टू गिव देम द बेस्ट दैट वी. और अगर हम देखेंगे ऐसे बच्चों को एंड एज अ सोसाइटी, अगर कहीं पे हम ऐसे बच्चों को या ऐसे पेरेंट्स को तंज करते हैं, सो डू यू थिंक कि ऐसे पेरेंट्स जो है वो साइकोलॉजिकली ठीक नहीं रहेंगे, दे वोंट बी मेंटली फिट? हाउ विल दे बी? बिल्कुल भी नहीं हो सकते ना, बिकॉज एक तो ऑलरेडी उन पे स्ट्रेस है दैट दे हैव अ स्पेशली एबल्ड, और दूसरा जो इनके ऊपर स्ट्रेस होता है इज दैट मेरे बाद इस बच्चे का क्या होगा, और तीसरा फिर लोगों के ताने. तो हाउ विल दे, मतलब वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पेरेंट्स होते हैं जो फिर इस चीज को लेके आगे चल पाते हैं, जिनको शायद फैमिलियल सपोर्ट बहुत अच्छा होता है, बस वही उसको लेके चल पाते हैं. अदरवाइज मेनी पीपल ब्रेक डाउन. इनफैक्ट आई रिमेम्बर मेरे पास एक पेशेंट आती थी, शी हैड अ चाइल्ड हु वाज थोड़ा सा डिसेबल्ड मेंटली आल्सो एंड फिजिकली आल्सो. शी वाज सो डेस्परेट, शी डिड नॉट वांट टू हैव अनदर चाइल्ड. शी वाज लाइक मैं एक का इसका अगर मेरा दूसरा बच्चा हो गया तो इसका कौन ख्याल रखेगा. शी वाज इन सच अ डेस्परेट सिचुएशन. अगर किसी बेबी में किसी को प्रॉब्लम है, पहले बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, इज इट जेनेटिकली ऐसा हो पॉसिबल है कि उसके दूसरे बच्चे में भी वो प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, देखिए स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन में अलग अलग कैटेगरीज होती हैं. तो सबसे पहले तो जो भी ये बच्चे हैं इनको छुपाने की जगह दे शुड एक्चुअली बी टेकन टू अ प्रॉपर डॉक्टर जो इनको देख सके कि इनकी जो प्रॉब्लम है इज इट बिकॉज ऑफ सम, जैसे बचपन में कोई इन्फेक्शन हुआ, इज इट बिकॉज ऑफ जेनेटिक भी होता है, और इज इट बिकॉज ऑफ डीनो वो कुछ हो गया. They have to rule it out. यू हैव टू फर्स्ट गेट टू द कॉज, और फिर उसके बाद अगर उसमें कोई जेनेटिक कंपोनेंट है तो फिर उसका अलग से एक इलाज होता है, या अगर कोई जैसे ऑब्स्टेटिक कंपोनेंट है, कुछ ऐसा कुछ रहा पहले प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन, उसका अलग से इलाज होता है. तो इसमें जो बाज़े पेशेंट्स क्या करते हैं, उन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स फेंक दिए. दे आई एम नॉट ब्लेमिंग देम, बट उनका ये रहता है कि वो इतने डिसअपॉइंटेड होते हैं, इतने बेचारे उनका पूरा मन खराब हो गया होता है, वो डॉक्यूमेंट्स उनको मिलते ही नहीं है. जब आप वो सपोजिंग सेकंड टाइम मेरे पास आ रहे हैं तो मैं अगर मांगूंगी मेरे को पुराने बच्चे का भाई बताओ वो जब एडमिट हुआ था तब क्या था, उसका डिस्चार्ज कार्ड दिखा दो, नहीं होगा उनके पास में. बहुत कम लोगों के पास में बस होता है. सो फिर देन यू आर शूटिंग इन द ब्लाइंड बिकॉज यू डोंट नो कि जो बच्चे को कंडीशन हुई वो किस वजह से हुई है, और जब आपको वजह पता चलेगी तभी आपको पता चलेगा कि ये दूसरे बच्चे में दूसरी प्रेगनेंसी में हो सकता है कि नहीं. सो द क्रैक्स इज के चाहे हम एक फैमिली है या फ्रेंड्स हैं या एज अ सोसाइटी, वी हैव टू बी ऑलवेज सपोर्टिव टू दीज पीपल. अगर हम पुराने ज़माने की बातें सुनते थे या अपनी मदर से कोई बात सुनते हैं, अब अगर हम कंपेयर करेंगे नाउ टुडेज वर्ल्ड, तो आपको लगता है कि सी सेक्शंस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे? सेकंड, मुझे बताइए कि इज इट बिकॉज आपके पेशेंट्स ही इम्पेशेंट है टुवर्ड्स दिस, या फिर मेडिकली आप लोगों के पास लिमिटेड रिसोर्सेस है इतने कि आप बोलते हो कि नहीं, यू हैव टू गो फॉर ऑल दिस? सी सेक्शंस आर इंक्रीजिंग, उसके भी बहुत रीजंस है. देखो हमारी मदर्स की शादियां होती थी, वो 18-20 साल की होती थी, 21-22 साल की लड़कियां होती थी, उनमें मेडिकल जो मैं कोमॉर्बिडिटीज कह रही हूँ वो कम होती थी. यंगर प्रेगनेंसीज जो होती हैं 20-22 साल, द आइडियल एज टू बी प्रेग्नेंट इज 22-25 years because at that time you are healthy, you don't have more comorbidities, your body is fully built, ठीक है, और आप में एक्टिव रहोगे आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो तब नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा होते थे. आज जब आपके
शादी ही 30-32 पे हो रही है, जी। बाय द टाइम यू आर गेटिंग प्रेग्नेंट यू आर ऑलरेडी हाइपरटेंसिव डायबिटिक, तो यू बिकम अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। फिर उस हाई रिस्क प्रेगनेंसी में वो लेडी जो है खुद रिस्क नहीं लेना चाह रही ऑफ अ नॉर्मल डिलीवरी, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में कभी भी आपका जैसे बच्चा मूव नहीं किया आगे, अटक गया कहीं पे, मेकोनियम जिसको हम बोलते हैं, या डिस्ट्रेस हो सकता है बच्चे को, तो उसमें सिजेरियन की जरूरत पड़ सकती है। तो ऑल ऑफ दीज हाई रिस्क प्रेगनेंसीज इनमें सिजेरियन ज्यादा होते हैं। वो लड़की खुद जो है वो रिस्क लेने को रेडी नहीं है, अगर वो रेडी है तो उसकी फैमिली रिस्क लेने को रेडी नहीं है, और फिर आधे से ज्यादा टाइम तो ये होता है कि दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। सी सेक्शंस आर इंक्रीजिंग बट दे आर इंक्रीजिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट यस दे आर प्रीटी मच हाई इन कश्मीर। बट आई थिंक उसके रीजंस यही, सबसे बड़ा रीजन जो ये है कि हम लोग वी आर गेटिंग मैरिड एट अ लेटर एज एंड देन वी हैव दीज अदर एसोसिएटेड कंडीशंस, जिस वजह से प्रेगनेंसीज थोड़ा सा हाई रिस्क बन जाती है। तो डॉक्टर साहब अगर हम देखेंगे इनफर्टिलिटी इश्यूज जो है उसके साथ साथ ना आज इतने सारे आईवीएफ सेंटर्स है, आईवीएफ हॉस्पिटल्स है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द डिमांड, क्योंकि डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो डिमांड इंक्रीज हो रही है, देयर आर अदर रीजंस अपार्ट फ्रॉम लेट मैरिजेस? इट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस, यस। हम लोग का अभी इस वक्त डाइट में भी, हवा में भी आलूगी ऐसी है कि मेरे ख्याल से हार्मोन डिस्ट्रप्टर्स बहुत सारे हैं हम लोग के, लाइक आई सेड एक्टिविटी लेवल्स काफी कम हो गए हैं। ऑल दिस, आप जनरली कितने हेल्दी हैं? मुझे लग रहा है जनरली ओवर द पास्ट 10 years आई हैव सीन कि हमारी पॉपुलेशन अनहेल्दी होती जा रही है। वी आर नॉट गेटिंग हेल्दियर। मतलब हमारे पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है, आपको, मुझको, हर तीसरे बच्चे को ये पता है कि हमें क्या खाना है, बट फिर भी हम लोग प्रॉपर खा नहीं रहे हैं। हमें एक्सरसाइज करनी है बट फिर भी हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं। स्मोकिंग का भी है, ड्रग्स का भी इश्यू है आजकल बच्चों में। तो ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर एडिंग अप एंड इट इज लीडिंग टू इनफर्टिलिटी। एब्सोल्युटली। जैसा कि आपको भी पता है कि साइंटिफिक एज है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ज़माना है। कोई आपका ऐसा पेशेंट जो घर से ही इंफॉर्मेशन सीख करके आया होता है थ्रू गूगल या थ्रू अदर एप्स, और फिर आपके पास आता है कंसल्टेशन के लिए, is it making your treatment difficult to them? No, that depends on the patient. There are two types of patient. जी. One patient will say, I have Googled it up and you treat me like this because I know what my diagnosis is. That diagnosis may be correct, may be wrong. So that patient may not get treated correctly. But if you are just Googling it up for information, I think you have a right for information. If you just want to know, अच्छा ये डॉक्टर साहब ने मेरे को ये टेस्ट लिखा है, ये क्यों लिखा है? What is the utility of this test? ठीक है, फिर आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करना आना चाहिए। जैसे एक कंडीशन है एंडोमेट्रियोसिस, जी, उसमें हम एक कॉमन सा टेस्ट लिखते हैं CA-125, ठीक है। अब CA-125 इज ऑल्सो डन इन ओवेरियन कैंसर। तो जब उसका वो ज्यादा आ जाता है तो पेशेंट एकदम कॉल, डॉक्टर साहब ऐसे हो गया, मेरा टेस्ट खराब आया है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू प्रोसेस दैट इन्फॉर्मेशन कि ठीक, हाँ ये कैंसर में भी रेज्ड होता है बट इसके अदर कंडीशंस है जिसमें ये रेज्ड हो सकता है, which probably Google may not tell you, but a doctor will be able to tell you because a doctor knows कि उसने अगर ये टेस्ट लिखा है क्यों लिखा है। या वो आप में कैंसर सस्पेक्ट कर रहा था कि कोई और कंडीशन सस्पेक्ट कर रहा था जिस वजह से उसकी ये टेस्ट आपको लिखा है। So that is something that you should be. There is nothing wrong in you having information, but then you should be able to process that information. नहीं तो आप ही कंफ्यूजन में रहते हैं और फिर then you go doctor shopping. है ना, मैं यहाँ पे वैसे यही बीमारी, मैं वहाँ जाऊंगी वहाँ जाऊंगी, तो उससे जो है आपका ट्रीटमेंट डिले होता है और आपको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। डॉक्टर अमरीन, हमें बताइए, एक लड़की है, शी इज इन नाउ 3rd और 4th में स्कूलिंग में, तो अब माँ बाप को परेशानी हो जाती, क्योंकि आपको भी पता है आज लड़कियां हाइट में भी इंक्रीज्ड है, एक्टिविटीज में भी इंक्रीज्ड है। अब आपको उनको परेशानी हो जाती है रिलेटेड टू द every month cycles. तो do you think कि schools should have a proper या कोई टाइमिंग या उनको फॉर्म टीचर को ट्रेन करना चाहिए to teach to children related to good touch, bad touch and monthly cycle? मेरा ये मानना है your first school is at your home. और ये जो टॉपिक्स हैं, सेंसिटिव टॉपिक्स हैं, इसमें जो आप एक माँ और या मतलब जो बच्चे का ट्रस्टेड वो होता है पेरेंट, किसी का अपने फादर के साथ ज़्यादा हो सकता है, बट जिस तरह से पेरेंट समझाएगा उस तरह से शायद टीचर ना समझा सके, क्योंकि टीचर ने 50 बच्चों को शायद समझाना है
माँ बाप ने एक पे फोकस करना है या दो पे फोकस करना। आफ्टर दैट यस, स्कूल शुड बी हैविंग प्रॉपर काउंसलिंग सेशंस या मे बी अ स्मॉल class Interactive session. once in a week or once in a month where children can voice out। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे माँ बाप से बात नहीं करते, बच्चे जो हैं वो अपने They टीचर are के comfortable with teacher. हाँ अपने peers के साथ ज्यादा ना। तो यस वी कैन हैव, मतलब वी शुड हैव दैट वेयर स्पेशली गुड टच बैड टच तो बहुत अर्ली एज पे सिखाना है बच्चियों को। और इवन साइकिल्स के बारे में भी अगर पेरेंट्स माँ बताए वो ज़्यादा अच्छा है, बट टीचर्स भी अगर बच्चे को काउंसिल करें स्पेशली अराउंड द टाइम व्हेन शी स्टार्ट्स, जैसे वो 4th-5th वाला एज है जब शी स्टार्ट्स, तो अगर बच्चे को काउंसिल किया जाए वो दैट विल बी अ वेरी गुड स्टेप। एंड द सेकंड थिंग इज दे शुड बी अ टीचर दैट दे शुड बी एबल टू गो, हाँ साइकिल स्टार्ट हो गया मैम, अभी स्कूल में स्टार्ट हो गया, So they should not feel embarrassed, shy, embarrassed बाकी यूज नहीं होना चाहिए। एंड उनको वो आई थिंक both girls and boys have to be taught so that boys don't make fun of girls, because at that point of time boys, the girls are very very sensitive and boys are very brutal। तो इसीलिए both have to be counseled in different ways because आजकल कोएड में है बच्चीज, तो इसलिए हाँ counseling sessions can be there but the initial information should come from home। तो डॉक्टर साहब एक और एस्पेक्ट हम देखेंगे कि आज USGs आर अवेलेबल, इफ देयर इज अ लिटिल पेन या ऐसा कुछ डिस्कम्फर्ट जैसा होता है एक वुमन को इन प्रेगनेंसी, तो वो जट से कहते हैं कि मुझे जी USG करा लो। डू यू थिंक दैट इज करेक्ट और दे शुड फर्स्ट कंसल्ट अ डॉक्टर फॉर दिस? सेकंड, या वो खुद ही डायग्नोज करते हैं कहीं शायद मुझे सिस्ट तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, व्हाट शुड दे डू इन दैट सिचुएशन? ऑलवेज कंसल्ट अ डॉक्टर, ऑलवेज, बिकॉज जो आप खुद, मैंने वही कहा, जो आप खुद करेंगे क्या आप उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाएंगे? आपका अल्ट्रासाउंड, आपको पेन है, आपका अल्ट्रासाउंड नॉर्मल आया, फर्दर क्या करना है? Because they cannot clinically correlate it. दे कैन नॉट। तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? फिर आपको जाना ही है एक डॉक्टर की, तो इज़न्ट इट बेटर कि आप पहले एक डॉक्टर के पास जाएं, वो डॉक्टर देखे कि आपको स्कैन की ज़रूरत है कि नहीं है, और फिर उसके बाद आप एक स्कैन करें। तो Dr. Sab, please aware us something about PCODs. PCOD is a genetic, it is a metabolic, it is a lifestyle condition, ठीक है, and you are born with it, and you can, it's not like, जैसे मैं अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ, it is not like सर्दी जुकाम के आप आज ट्रीटमेंट ले लिया तो ख़त्म हो जाएगा, it will stay with you, it will have different manifestations। बचपन में आप हैं, आपको एक्ने होगा, साइकिल्स इरेगुलर हो सकते हैं, you grow up and you might need help to conceive, you might have difficulty in losing your weight, you might become hypertensive। जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे तो इसका स्पेक्ट्रम चेंज होता जाएगा, आप एट रिस्क हैं फॉर ब्लड प्रेशर, आप एट रिस्क हैं फॉर डायबिटीज, आप एट रिस्क हैं फॉर हार्ट डिजीज, आप एट रिस्क हैं फॉर स्ट्रोक एंड अदर थिंग्स, इन इवन सम कैंसर्स वो बढ़ जाते हैं। सो इसलिए इट इज़ मोर ऑफ अ लाइफ स्टाइल डिजीज, सो दोज who have PCOD have to manage it more with lifestyle। Some will need drugs, ठीक है, but that will be decided by your doctor, whoever doctor you decide to follow। And over drugs it will not be treated, बोलते ना मैम मेरे को PCOD था 2 साल पहले, अब ठीक हो गया था, अब फिर से हो गया, वो वैसा नहीं होता है, it will stay with you, बट वो अपना मैनिफेस्टेशंस चेंज करता जाएगा। ओके, तो आपको एक PCOS, अगर आपको सही में PCOS है, आप सही में PCOS डायग्नोज हो गए हो, तो यू हैव टू रिमेंबर कि एक तो आपका लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी होना चाहिए, एंड यू विल हैव टू बी ऑन समबडीज फॉलो अप ऑलमोस्ट थ्रू आउट योर लाइफ। So that You are not ill, okay. but just to maintain your good health, you will have to be on somebody's call almost in every stage of your life। तो डॉक्टर अमरीन, जैसा कि मतलब सब लोगों को पता है, ए वुमन जब वो प्रेगनेंसी में होती है, मोस्टली इन हर लेट जो उसके लास्ट के 1-2 मंथ्स होते हैं, एवरीबडी नोज कि शी शुड बी फिजिकली फिट। तो उसके लिए सब लोग, सारा घर जो है कोशिश करता रहता है इसको अच्छा खाना दे, इसको टाइम पे बोले सोने के लिए, बट हाउ डू यू थिंक कि अपार्ट फ्रॉम जो हम इसको मेडिकल केयर करते हैं,
लेकिन उसी घर में लड़ाई या झगड़े चलते रहेंगे. How do you think psychological care during that last month is how much important? Very important. देखिए, if you are not able to sleep well, if you're all the time stressed, आपके घर में लड़ाई है, पैसे की लड़ाई है, ज़मीन की लड़ाई है, किसी चीज़ की भी लड़ाई है, वो तो एक आपको ऊपर असर डालेगी ही डालेगी ना. तो फिर आप रिलैक्स कहाँ कर पाएंगी? तो that is ultimately going to have an effect on you mentally, and then अगर ज़्यादा रहा तो then it will have an effect on you physically also. मेरे हिसाब से Does it have the effect on unborn child also? नहीं, ऐसी कोई स्टडीज नहीं है कि अनबॉर्न चाइल्ड के ऊपर But डायरेक्टली it will make the time difficult. इट विल मेक द टाइम वेरी डिफिकल्ट फॉर द लेडी. तो उस वजह से वही है कि मतलब शी इज नॉट गोइंग इनटू प्रेगनेंसी इन अ वेरी हैप्पी फ्रेम ऑफ माइंड. तो जब फिर जिसको हम बोलते हैं पोस्टपार्टम ब्लूज, जो डिलीवरी के बाद ना थोड़ा सा एकदम से वो एक हार्मोन्स जब आप होते हैं तो थोड़ा डिप्रेस्ड लगता है इंसान को, तो वो एग्रेवेट होगा, अपना ख्याल नहीं रख पाएगी, बच्चे का ख्याल नहीं रख पाएगी और एग्रेवेट होगा. तो देन दीज लेडीज हैव हायर चांसेस ऑफ गोइंग इनटू पोस्टपार्टम डिप्रेशन. How many patients do you see at OPD every day? At LD we have an OPD of almost 700 patients per day. 700. And do Not all are seen by me personally, but that is a footfall. taken care of footfall है. And do you think it is increasing or decreasing क्योंकि अब tertiary care भी available है? That is surprising कि मतलब हमारा फुटफॉल डिक्रीज नहीं हुआ. एंड दिस इज समथिंग वी वर ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्यों. तो देन वी रियलाइज्ड कि क्या है कि जैसे एक पेशेंट है, मान लीजिए वो समवेयर कानपुर की रहने वाली है या अवंतीपुरा की रहने वाली, तो वो अवंतीपुरा के हॉस्पिटल में भी जाएगी, ठीक है, और वो क्या कहते हैं किसी प्राइवेट प्रैक्टिशनर के पास भी जाएगी, और फिर एक वो दिमाग में है कि नहीं एलडी में भी कार्ड होना चाहिए अगर कोई इमरजेंसी हो तो वो एलडी में भी आएगी. तो ये एक पेशेंट जो है ये 3 जगह जा रहा है. तो ये प्लीज एक आई थिंक थ्रू यू आई वांट टू टेल द पीपल दैट इन एलडी आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपका ट्रीटमेंट तभी होगा जब आपके पास कार्ड है, एलडी का कार्ड है. Even if you are being seen at Avantipura and the doctors at Avantipura It is still accessible to you at LD. हाँ, and the doctors at Avantipura feel कि नहीं आज ये हमारे हाथ से जा रहा है पेशेंट, अब इसको हमें हायर सेंटर भेजना है. वो जब आपको भेजेंगे we are there from. अब हम इसी चीज का एक और एस्पेक्ट देखेंगे. डू यू थिंक कि कश्मीर में लोगों को एक फेथ जनरेट होती है एलडी के नाम से? है, that is हाँ, लोगों कि के हमारे नियर में हॉस्पिटल है, बट मेरी दादी ने मुझे बोला है जब भी जाओ एलडी जाओ, वहां पे शिफा भी है. हाँ, Do you है, think that है. और ये मुझे लगता है कि ये है बहुत ज़्यादा, इसमें कुछ सच्चाई भी है. बिकॉज जिस तरह का आपको टर्शियरी लेवल केयर एलडी में मिल जाता है, और जैसे वहाँ 24 आवर्स आपको हर तरह की सर्विस मिलती है, ऑपरेशन थिएटर ओपन रहता है 24 आवर्स, वहाँ कभी कुछ बंद नहीं होता. कैजुअलिटी 24 आवर्स चल रही है, ऑपरेशन थिएटर 24 आवर्स चल रहा है, ब्लड बैंक 24 आवर्स चल रहा है. तो जिस तरह से आपको वो जो बेसिक जो आपको चाहिए होते हैं, अगर आप कॉम्प्लिकेटेड केस हैं, वो आपको एलडी में मिल जाता है. सो दैट वो जो ट्रस्ट है वो अनफाउंडेड नहीं है. बट ये है कि एक लेडी ऑलरेडी प्रेग्नेंट है और उसको रेस्ट चाहिए, या उसके लिए मतलब कि बार बार हर जगह जाके एक वो उसका एक स्ट्रेस लेवल उससे भी इंक्रीज होता है हर जगह में. तो दिस इज जस्ट टू से कि अगर आप इवन इफ यू आर गोइंग टू समबडी प्राइवेट कहीं पे भी मतलब, एंड उस डॉक्टर को एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम लगे कि नहीं नाउ शी नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ एट एलडी, they will refer एंड वी विल एक्सेप्ट. ऐसा कुछ नहीं है कि वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस पेशेंट, नहीं हमारा कार्ड क्यों नहीं है. Okay. बस कुछ That's not the case. That's just a myth. दैट इज जस्ट समथिंग दैट हैज ग्रोन, आई डोंट नो, बट वैसा practical नहीं. कभी नहीं था. मुझे अब एलडी में 20 साल हो गए, वैसा कभी नहीं. And Dr. Amreen, tell me, what is the biggest misconception we have in our society related to the pregnant? ल्यूनर एक्लिप्सेस और खाने पीने की जो हमारे मिसकंसेप्शंस हैं. और breast, जी, कहीं पे देखा गया है कि when somebody is pregnant, mostly कुछ लोग उसको बुआ मत गोब चीज, हाँ वही ऐसा मत उठाओ, या सीढ़ियाँ चढ़नी है, या रेस्ट हमारा सबसे बड़ा वो है कि रेस्ट चाहिए लेडी को. रेस्ट नहीं चाहिए. बेसिकली बहुत कम एक परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स होते हैं जिनको
रेस्ट की जरूरत है. जी. बाकी लेडीज नीड टू बी डूइंग व्हाट दे हैव बीन डूइंग नॉर्मली. ओके. डे टू डे लाइफ में जो वो उस डे जो वो कर रही थी वो कर रही है. हाँ, जैसे अब अगर आप ड्राइव कर रहे थे तो मे बी फर्स्ट 3-4 मंथ्स यू माइट फील गिडी, चक्कर आ जाएगा तो आप ड्राइव ना करो, जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड. बट ये है कि you don't have to be on rest just because you're pregnant. Pregnancy is a normal state, which can turn abnormal. But it is otherwise for 90% of the people, it is a normal state. So it should be treated as a normal state. You need better diet. You need more rest. You need to be more hydrated. And you need to be stress-free. ठीक है. So what I try to tell our patients is कि आप जो भी कर रहे हैं करें, बट जहाँ आपको दिक्कत लगे कि नहीं अब मुझसे नहीं हो रहा, रुक जाओ, वहाँ जाओ, रेस्ट करो. डॉक्टर अमरीन, जब स्कूल में ना बच्चे को बोलते हैं 4th 5th या 6th में कि आप बड़े होके क्या करना चाहते हो, जब आप स्कूल में थे और लोग आपसे पूछते थे तो आपका आंसर क्या होता था तब, व्हेन यू वर इन स्कूल? मेरा शायद हमेशा से डॉक्टर ही था. आफ्टर 12th जब आपने एंट्रेंस वगैरह के लिए टेस्ट दिया, बाकी चीज़ें, उस टाइम आपके दिमाग के बैक एंड में था कि आई एम चूजिंग लेटर ऑन गायनेकोलॉजी एज माय सब्जेक्ट? नो, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. गायनेकोलॉजी ऐसा क्या हुआ कि आप इस फील्ड में आए? वाज इट अ चॉइस और चांस? इट वाज अ चॉइस, बट माय चॉइस चेंज्ड. जब तक मैं, हमारा जो पोस्ट स्टडीज का जो पीरियड होता है, इंटर्नशिप से पहले तक आई वाज टोटली फोकस्ड कि नहीं, मुझे पीडियाट्रिक्स लेना है, बच्चों का डॉक्टर बनना है. और फिर उसमें से भी मुझको, वो जो छोटे बच्चे होते हैं, न्यूनेटोलॉजिस्ट बनना है. आई वाज सो फोकस्ड. मतलब मैंने गायनी को बहुत बहुत कम नज़र मारी हुई उस टाइम में, बिकॉज आई वाज सो फोकस्ड कि मुझे वो ही करना है. बट देन इंटर्नशिप इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इंटर्नशिप में आप हर डिपार्टमेंट में जाते हैं और तब तक एज अ स्टूडेंट जा रहे होते हो. नाउ यू गोइंग एज अ जूनियर डॉक्टर, तो अब आप देख रहे हो कि मैनेजमेंट क्या है, कैसा है, मैं ये कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी. तो जब मैं वहाँ गई, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, मुझे लगा कि पीडियाट्रिक्स, स्पेशली न्यूनेटोलॉजी, जिसके लिए मैं इतनी कोशिश कर रही थी, इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, बिकॉज आई कांट सी यंग चिल्ड्रन डाइंग. So that was a very big stress for me. Well, I salute all neonatologists. It's a very difficult job, because coming from where I have been, it's a very difficult job. तो मुझे उस टाइम में gynecology and obstetrics जो एक बहुत happy branch लगी, and I wanted to be in a happy branch. So that's how I shifted my focus. And I don't regret it. Okay. And डॉक्टर साहब, अगर अभी का देखा जाए, because you are such a wonderful doctor serving to people, because you have taken it as a mission, not just as a subject in medicine. What keeps you motivated, right? My patients and the amount of hard work I have put in to be what I am today. That keeps me. देखो, मेरे पास जो भी पेशेंट आता है, दे कम विद सॉर्ट ऑफ अ ट्रस्ट एंड वो एक उम्मीद कि दे आर कमिंग टू मी फॉर कि मुझे सही इंफॉर्मेशन मिलेगी और सही ट्रीटमेंट मिलेगी. तो अगर कहीं मुझे लगता भी है कि ओ आई डोंट नो, आई हैव नॉट रेड अप द लेटेस्ट अबाउट दिस कंडीशन, तो वो मुझे मोटिवेट करता है कि आई कैन गिव हर रॉन्ग ट्रीटमेंट, आई शुड नॉट बी गिविंग हर रॉन्ग ट्रीटमेंट. एंड दूसरी बात ये भी है कि आई थिंक दिस इज इन एवरी डॉक्टर. आपके पेशेंट्स, दे कीप यू मोटिवेटेड, they keep you trying to get better and better and better and better, because you want to give your best to the patient. And this is with every doctor. And how does it feel when you see a patient for 9 months or 10 months and now she has delivered a healthy baby? It's a very nice feeling. बहुत ही, मतलब उस फीलिंग को आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते हो, कितनी अच्छी फीलिंग होती है. एंड वो जो पेशेंट के साथ बॉन्ड बनता है ना, वो बहुत ही अलग ही बॉन्ड होता है. अच्छा, do they continue that bond? Some of them become friends. Okay. Then you chit chat with. हाँ, वो मतलब किसी भी छोटे नज़ले जुकाम के लिए भी फिर they'll call me. लेकिन उस है. And Dr. Amreen, if you will be given one authority once to remove one taboo from the society related to the gynecology, pregnancy and women, what would be? अच्छा, what do you want me to talk about? Pregnancy या women या आप वुमेन इन जनरल मुझे बता. ये सबसे बड़ा कि औरतें किसी से कम हैं, वो एक बिल्कुल गलत सोच है. औरतों का आई थिंक मे बी
फिजिकली हम लोग उतने स्ट्रांग नहीं हो सकते हैं. एट टाइम्स में भी आप लोग हमको मेंटली थोड़ा डोमिनेट कर जाओगे, बट कैपेबिलिटी वाइज लेडीज किसी से हम नहीं हैं. दे शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज to studying, equal opportunities to work, equal opportunities to, contribute to the society. And in societies where they do so, वहाँ पे the societies really do flourish. Given that, फिर भी मैं कह रही हूँ, we are much, much, much better than some of the places that I have seen. हमारे ladies are much better than some of the other states of India. Because as a society, we are a better society or as far as women's rights are concerned. Thank you so much, Dr. Saab. It was really nice interacting with you. There would be some questions and comments, but maybe we would discuss that maybe in some next podcast, inshallah, soon. It was really great. We need one message for the woman जो आप कहना चाहोगे उनसे जिनकी की प्रेगनेंसी अब एक्सपेक्टेड है या बेबी एक्सपेक्टेड है. व्हाट वुड बी दैट वन मैसेज? अपना ख्याल रखना है प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद. यू आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर फैमिली एंड यू आर इम्पॉर्टेंट फॉर दैट चाइल्ड हु इज कमिंग इन दिस वर्ल्ड. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. ऐसा कोई वो ही नहीं है कि यू कैन जस्ट लेट इट गो. वैसा नहीं. So you have to be there all the times. You have to be there for yourself all the time. And for the child as well. If you are there for yourself, then you're for the child as well. Thank you so much. Thank you so much. We thank Dr. Ambreen for this wonderful conversation and educating us related to her field of expertise. Who is a woman? एक माँ, एक बेटी, एक बहन या फिर एक wife. Above all, every woman carries a universe within her. She is courageous, she is humble, with strength and care. Let's continue breaking the silence because healthier woman means healthier world. Thank you so much. If you like our podcast, hit that subscribe button so that we are encouraged enough to do more in this field of medical.